इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की बुक से लिया गया है। तो इसमें हमें इस एक्सरसाइज में हमें वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशंस बनाना है और अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो मैं उसको भी क्लियर करती जाऊंगी। सॉल्व करना है इक्वेशंस को, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालने हैं। तो हमें इसमें अज्यूम करना पड़ेगा कि x और y क्या है। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट है, इन अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 meters and breadth is decreased by 4 meters, the area of rectangle is reduced by 67 square meters। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 3 मीटर से बढ़ाई जाती है, ब्रेथ 4 मीटर से घटाई जाती है, तो उसका एरिया 67 मीटर से कम हो जाता है। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, देन एरिया इज इंक्रीज बाय 89 स्क्वायर मीटर्स। अगर उसकी लेंथ कम की जाए 1 मीटर से और ब्रेथ बढ़ाई जाए 4 मीटर से, तो इसका एरिया बढ़ जाता है 89 स्क्वायर मीटर से। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस बतानी है, मतलब हमें लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है। तो जो भी हमें बताने के लिए बोला जाता है हम उसको एक्स एंड वाई मान लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को ट्राई करूंगी कि एक ही पेज पे खत्म करूं, ताकि आप उसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले पाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें हम लेट लेंथ of the rectangle is x and breadth of the rectangle is y। आगे है, एरिया क्या होगा। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई। अब है कि अगर लेंथ को इंक्रीज किया जाए 3 मीटर से और ब्रेथ को डिक्रीज किया जाए 4 मीटर से, तो एरिया कम हो जाता है 67 स्क्वायर मीटर। लेंथ है उसकी x को इंक्रीज किया जाए 3 मीटर से यानी कि x प्लस 3, और ब्रेथ को डिक्रीज किया जाए 4 मीटर से यानी कि y माइनस 4, तो उसका जो एरिया है एक्स वाई, वो कम हो जाता है 67 स्क्वायर मीटर से। तो ये लिखेंगे x प्लस 3 को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले y को x से करेंगे xy, फिर y को 3 से करेंगे 3y। अब माइनस 4 को पहले x से एंड देन 3 से करेंगे, माइनस 4x माइनस 12। तो ये आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ xy प्लस 3y माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू xy माइनस 67। आगे है, ये आ गया हमारा एक इक्वेशन। इसमें एक्स वाई और एक्स वाई दोनों जगह पे, तो इसको हम काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 3y माइनस 4x, माइनस 12 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा माइनस 55। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। आगे है, इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 1 मीटर यानी कि x माइनस 1 और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, तो y प्लस 4। तो जो एरिया है इज इंक्रीज बाय 89 स्क्वायर मीटर। एरिया 89 स्क्वायर मीटर से बढ़ जाता है। तो इसमें भी हम x माइनस 1 और y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। y को x से करेंगे तो एक्स वाई, y को माइनस 1 से करेंगे माइनस वाई, 4 को x से एंड देन माइनस 1 से करेंगे 4x माइनस 4। तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई माइनस वाई प्लस 4x माइनस 4। तो एक्स वाई माइनस वाई प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 89। एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 4x इज इक्वल टू, ये माइनस 9 इधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 इधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 93। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गए हैं। हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब देखते हैं
y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है और 4 है, सेम है x का कोफिशिएंट, तो हम इसको कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज। तो पहली इक्वेशन लिखेंगे -4x + 3y इज इक्वल टू -55, और दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 4x - y इज इक्वल टू 93। तो -4x + 4x दोनों साइन माइनस और प्लस के हैं, तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2y, 93 में से 55 को माइनस करेंगे, तो 93 में से 55 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 38। एक मिनट, इक्वेशन बनाते टाइम यहाँ पे है 4x माइनस 3y - 4x इज इक्वल टू -55, यानी यहाँ पे 4x - y इज इक्वल टू 93। तो यहाँ पे हमारा y आ जाएगा, हाँ ठीक, y इज इक्वल टू 19, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1 में कर देते हैं पुट, तो पुट दिस वैल्यू इन 1 है 3y - 4x इज इक्वल टू -55, 3y की जगह पे 19 - 4x इज इक्वल टू -55, -4x ये 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57 आएगा, 57 इधर जाके -57 हो जाएगा, तो -4x इज इक्वल टू -211, तो यहाँ पे माइनस कैंसल, x हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28। तो x और y ही हमें निकालना था। x हमने एज्यूम किया था लेंथ, तो दैट मीन्स कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y जो कि है 19, तो इसके साथ मीटर भी लगा दो, मीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ABCD is a cyclic quadrilateral such that angle A, angle B, angle C और angle D दे रखे हैं, तो फाइंड द 4 एंगल्स। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक सर्कल के बीच में अगर कोई 4 साइड्स वाली कोई भी शेप होती है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक सर्कल के अंदर होती है, यानी कि इसके सारे वर्टिसेस जैसे A, B, C, D सब इसके सर्कल के अंदर होते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खासियत होती है, एक फीचर होता है, हम लिख देंगे इसको क्योंकि हमें क्वेश्चन को करना है। हम लिखेंगे कि सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि जैसे ये एंगल 1 और एंगल C है तो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसी तरह से एंगल B और एंगल D ऑपोजिट एंगल है, तो सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, उनका जो टोटल होता है एंगल्स का विल ऑलवेज बी 180 डिग्री, यानी कि अगर हम इसको माने तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D विल बी 180 डिग्री। यहाँ पे भी हमें A B C D बोला हुआ है, तो यानी कि इसी शेप में है A B C D, तो यहाँ पे भी हमारा एंगल A और एंगल C का जो टोटल होगा वो हमारा होगा 180 डिग्री, और उसी के बेस पे हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमें एंगल A और एंगल C दोनों के हमें दे रखा है। एंगल A है 4y + 20, तो हम इसको लिख लेते हैं। सो यहाँ पे लिख लो angle A plus angle C will be 180 degree and angle B plus angle D will be 180 degree, क्योंकि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल A हमें दे रखा है 4y + 20 और एंगल C हमें दे रखा है 4x डिग्री।
तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 160। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी को हम लिखते हैं। एंगल बी है 3y माइनस 5 प्लस एंगल डी है 7x प्लस 5। तो ये भी होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे बन जाएगा 3y प्लस 7x माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गए तो इधर आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, सेम नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, दोनों सेम नहीं है। तो हमें एक के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे y के कोफिशिएंट को सेम कर रही हूँ। तो मैं 4y को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12y आ जाएगा, और 3y को 4 से तो 12y आ जाएगा, तो सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी एक टर्म को नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रही हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से, तो 4x प्लस 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 480। और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14x 28x, 7 4 से 28, और 12y और 180 को करेंगे 4 से तो आ जाएगा 720, 18 4 से 72। तो ये बन गए। अब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 12y और 12y दोनों प्लस के साइन है, एक को माइनस होना पड़ेगा ताकि हम इनको कैंसिल आउट कर सकें। तो पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस माइनस, यहाँ पे भी ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 12y से 12y, यहाँ पे रह जाएगा माइनस 16x, और यहाँ पे 480 में से माइनस 720 तो माइनस 240, माइनस माइनस कैंसिल, तो 16x इज इक्वल टू 240। तो x विल बी 240 को 16 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो x आ गया 15। तो x आ गया है। अभी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। से मैं इसको पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 160। 4x है 15 प्लस 4y इज इक्वल टू 160। तो 4y यहाँ पे 15 4 जा 60, तो 60 को 160 में से इधर माइनस कर दो, तो 4y विल बी इक्वल टू 100, तो y विल बी 25। तो जब आप 100 से 4 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25। इसके बेसिस पे हमें फाइंड द 4 एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल्स में वैल्यू पुट करते जाएंगे। एंगल ए क्या है आपका, 4y प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर दो, एंगल ए बन जाएगा 4, 25 की वैल्यू है, y की वैल्यू है 25, ठीक है, तो प्लस 20 डिग्री, यानी कि हो जाएगा ये 120 डिग्री। एंगल बी है 3y माइनस 5 डिग्री। तो एंगल बी हो जाएगा आपका, एंगल बी हो जाएगा 3, यहाँ पे 25 माइनस 5 डिग्री, ये हो जाएगा 75 माइनस 5 70 डिग्री। एंगल सी आपका हो जाएगा 4x डिग्री, यानी कि 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 डिग्री। उसके बाद है एंगल डी। एंगल डी आपका हो जाएगा, ये दे रखा है 7x प्लस 5 डिग्री, मतलब एंगल डी हो जाएगा 7 15 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 105 प्लस 5 120 डिग्री, 110 होना चाहिए, 110 हो जाएगा, 105 प्लस 5 110 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे चारों एंगल्स निकल गए हैं।
तो चारों एंगल्स की वैल्यू आ जाएंगी। एक प्रॉपर्टी के बेस पे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। तो यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। यश के टेस्ट में 40 मार्क्स आए हैं, 40 मार्क्स आए हैं जिसमें से 3 मार्क्स उसको हर एक राइट आंसर के मिले हैं और 1 मार्क उसको लूज करना पड़ा क्योंकि उसका रॉन्ग आंसर है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हुई है। had 4 marks been awarded होगा यहाँ पे are for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। अगर उसको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते और हर रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स उसके कट जाते तो उसके 50 मार्क्स आ जाते। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में? तो कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में, उसके कितने राइट आंसर हैं और कितने रॉन्ग आंसर हैं, जितने राइट होंगे कितने रॉन्ग होंगे दोनों को मिला के टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि राइट आंसर से उसके x और रॉन्ग आंसर से उसके y। तो हम लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चंस, क्योंकि दोनों को मिला के ही हमारे टोटल क्वेश्चंस बनेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है, हम उसी को एज्यूम करते हैं। तो x एंड रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस क्या है, समझो y। तो उसके 40 मार्क्स आए टेस्ट में, अगर उसको हर एक राइट आंसर के 3 मार्क्स मिले तो उसने x राइट आंसर दिए, एक राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिले तो x राइट आंसर्स के उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x मिले होंगे। एक रॉन्ग आंसर का उसको 1 मार्क लूज करना पड़ गया तो y रॉन्ग आंसर उसने लिखे तो उसको कितने मार्क लूज करने पड़े, y इंटू 1 y, यानी कि -y इतने लूज करने पड़ गए तो उसके मार्क्स आए टोटल 40। ये बन गए इक्वेशन नंबर 1। had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर उसको हर एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते, उसने टोटल करेक्ट आंसर लिखे हैं x, तो हर एक के 4 मिलते तो टोटल मिलते उसको 4x 4x and 2 marks being deducted for each correct incorrect answer, अगर गलत लिखता तो उसके 2 मार्क्स कटते, अगर कटते तो उसने y मान लो कि रॉन्ग आंसर्स लिखे थे हमने माना, तो 2 मार्क्स उसके कटते हर एक रॉन्ग आंसर के, तो 2 इंटू y आंसर्स के उसके -2y मार्क्स कट जाते तो उसको मिलते कितने, 50 मार्क्स मिल जाते। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के पहले x का कोफिशिएंट 3 है एंड 4 है, मिल नहीं रहा। y का कोफिशिएंट y है एंड 2y है, मिल नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस वाई का 6x माइनस 2y बन जाएगा, तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को लिख दो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब -2y दोनों माइनस माइनस है, एक के साइन को अलग होना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, फ्रॉम 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। 6x माइनस 4x ये हो जाएगा 2x। 80 माइनस 50 कितना होता है, 30, तो x विल बी 15। x आ गया 15। अब इसके बेस पे हम पुट दिस वैल्यू या सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन 1 में पुट कर दो, तो 1 इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। 15 पुट कर देंगे x की जगह पे, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये आ गया 45।
40 को इधर ले आओ -40 हो जाएगा, -y इधर ले जाओ +y हो जाएगा, तो 5y। तो यानी कि उसके करेक्ट आंसर थे 15 और रॉन्ग आंसर थे 5। पूछा क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, जितने करेक्ट हैं और जितने रॉन्ग है दोनों को ऐड कर दो, 15 + 5 तो 20 क्वेश्चंस होंगे उस टेस्ट में। आगे अगला क्वेश्चन है 4th, द कार हायर charges in a city comprise of a fixed charges together with charge for the distance covered। अगर एक सिटी में हम कार हायर करते हैं, मतलब किराए पे लेके कहीं घूमने जाते हैं, तो उसके कुछ फिक्स चार्जेस हैं और कुछ वेरिएबल चार्जेस हैं। वेरिएबल मतलब जो चेंज होते रहते हैं। फिक्स चार्जेस कितने हैं, डिस्टेंस कितना कवर किया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल चार्जेस हैं, यानी कि जो वेरी करेंगे, चेंज होंगे। फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर्स चार्ज पेड इज 89 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर्स चार्ज पेड इज 145। तो 12 किलोमीटर की अगर आप जर्नी करते हो कार के ऊपर तो आप 89 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, और अगर आप 20 किलोमीटर्स की जर्नी करते हो तो उसके लिए 145 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। What will have a person have to pay for traveling a distance of 30 kilometers? तो एक पर्सन को 30 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। हमें पता है कि कुछ फिक्स चार्जेस हैं जो कि हमेशा फिक्स रहेंगे, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कुछ वेरिएबल चार्जेस हैं जो कि डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो फिक्स वाले फिक्स रहेंगे, तो हम लिख लेते हैं लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x एंड वेरिएबल चार्ज मतलब जो डिस्टेंस जितना होगा उसके हिसाब से जो है वो होगा मान लो y। तो x तो फिक्स ही रहेगा, x फिक्स है। मान लो कि 12 किलोमीटर की जर्नी की तो 1 किलोमीटर, यहाँ पे ये जो वेरिएबल चार्जेस मैंने लिए हैं ना, ये पर किलोमीटर लिख लो कि पर किलोमीटर के हिसाब से है, ठीक है। 12 किलोमीटर की जर्नी के लिए 1 किलोमीटर के y है तो 12 किलोमीटर के 12y हो जाएंगे 12y। तो टोटल चार्जेस बन जाएंगे 89। ये आपको दे रखा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर चार्ज पेड इज 89 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर्स चार्ज पेड इज 125, यानी कि x प्लस 20 किलोमीटर तो 20y तो चार्ज पेड इज 145। तो यहाँ पे x और x सेम है कोफिशिएंट, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि x दोनों क्या है प्लस प्लस है तो एक को माइनस होना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x माइनस एक्स कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 12 माइनस 20 माइनस 8y और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 56। माइनस 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 कैंसिल तो y विल बी 7। 56 को 8 से डिवाइड कर दो तो 7 आता है। अब हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट दिस वैल्यू इन 1, x प्लस 12y इज इक्वल टू 89। तो x है हमारा, x नहीं पता, y पता है 7 है तो 89। तो x हो जाएगा x प्लस 84 इज इक्वल टू 89। तो x विल बी 89 माइनस 84, 5 आ जाएगा। यानी कि फिक्स चार्जेस कितने हैं, 5 रुपीज। आप कितनी भी जर्नी करो 5 रुपीज आपको देने हैं, प्लस आपको पर डे के हिसाब से 7 रुपीज देने हैं। अब पूछा है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। तो किसी को अगर 30 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, तो टोटल चार्जेस लिखोगे आप, टोटल चार्जेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स होंगे x प्लस 30y। x है आपका 5 और 30, y है आपका 7। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 10 यानी कि 215। तो यानी कि 215 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 5th।
A pair of monthly hostel charges in a college are fixed. A part of monthly college charges in a college are fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. मंथली हॉस्टल चार्जेस हैं, कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट रिमेनिंग, बाकी का पार्ट डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन तक नंबर ऑफ डेज हमने मेस में से खाना लिया है। तो जितने नंबर ऑफ डेज हमने मेस में से खाना लिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारा बिल आएगा, वेरिएबल चार्जेस उतने होंगे, कुछ पार्ट फिक्स है। तो फिक्स को हम मान लेंगे x और वेरिएबल को हम मान लेंगे y। तो लेट फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू x एंड वेरिएबल चार्जेस हम मान लेते हैं y पर डे के हिसाब से, जितने दिन खाना खाया। तो when a student A takes food for 20 days, he has to pay 1000 as hostel charges. तो A एक पर्सन है जिसने 20 डेज के लिए खाना लिया था, तो पहले x तो उसको देना ही पड़ेंगे और 20 डेज के हिसाब से 20y, एक दिन का y है तो 20 डेज का 20y, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे टोटल 1000 रुपीज। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। Whereas a student B who takes food for 26 days, B जिसने 26 दिन का खाना लिया है तो उसको x चार्जेस देने पड़ेंगे, 26y देने पड़ेंगे, तो टोटल उसको देना पड़ रहा है 1180। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि हमें x और y की वैल्यू पता लगानी है। फिक्स को क्योंकि हमने x माना है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को हमने y माना है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे रह गया -6y और यहाँ पे रह गया -180, माइनस माइनस कैंसिल, y 180 को 6 से डिवाइड कर दो तो 30, तो y आ गया आपका 30। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस 20 30 लिख दो, y की जगह पे 1000, ये हो गया 600, 600 को 1000 में से माइनस कर दो तो x विल बी 400, यानी कि फिक्स चार्जेस हैं 400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है 30 रुपीज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन 6th। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो हम लिख लेते हैं पहले इसको, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री होता है हमेशा। तो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो उनमें से बड़ा एंगल है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। सबसे पहले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये पता है हमें। और दूसरा कि जो बड़े वाला एंगल है x, वो y से 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, या बोल सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस वाई 18 है, x प्लस वाई 180 डिग्री है, तो यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x विल बी इक्वल टू 198, तो x की वैल्यू आ जाएगी 99। 198 से 2 को डिवाइड कर 198 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गई 99। अब इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये बन गया 99 और ये है y 180, तो y 180 में से 99 को माइनस कर दो तो y विल बी 81, तो 81, तो लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। आंसर।
आगे है अगला क्वेश्चन। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक में 2000 रुपए निकलवाने के लिए गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो उसने बैंकर कैशियर को बोला कि 50 रुपीज के या 100 रुपीज के ही नोट देना। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो उसको टोटल 25 नोट्स मिले, करेंसी नोट्स। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। आपको पता लगाना है कि उनमें से 25 में से 50 के कितने थे और 100 के कितने थे। तो जो पूछा है उसी को मान लो, एज्यूम। लेट नंबर ऑफ ₹50 notes she received is X and number of ₹100 notes she received is Y। तो टोटल उसको मिले हैं 25 नोट्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 नोट्स मिले। तो उसको कुछ 50 के नोट्स मिले, कुछ 100 के। x 50 नोट्स मिले। एक 50 नोट रुपीज से 50 रुपीज बन गए। तो x 50 नोट के मतलब एक जो नोट है करेंसी नोट 50 रुपीज का था तो 50 रुपीज बनते हैं। तो x मिले उसको। x यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स है तो 50 इंटू एक्स यानी 50x। तो 50x प्लस 100 रुपीज का एक नोट है, y उसको 100 नोट मिले हैं तो 100y। तो टोटल कितने पैसे मिले उसको? 2000 रुपीज। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि 100 बाई सेम हो जाए और हम इसको सॉल्व कर पाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 100। तो 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। अब दूसरी इक्वेशन को लिख लो। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 50x विल बी 500 तो x विल बी 10। तो उसको 50 रुपीज के कितने नोट मिले? 10 नोट मिले, 10 करेंसी नोट। y की वैल्यू निकाल लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y कितना होगा? 25 माइनस 10 तो y विल बी 50। यानी 100 रुपीज के उसको 15 नोट्स मिले और 50 के उसको 10 नोट्स मिले। आप आंसर बाद में लिख देना कि ₹50 नोट्स, नंबर ऑफ ₹50 नोट इज 10 एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स 50। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, आप वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाती है लिखने में। अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। एक शॉपकीपर है जो जिसकी बुक शॉप है, जो कि रेंट पे बुक्स देता है, किराए पे बुक्स देता है पढ़ने के लिए। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। तो पहले 2 दिन का फिक्स चार्ज लेती है वो, यानी कि अगर कोई 2 दिन के लिए बुक ले रहा है बस उससे फिक्स चार्ज वसूल करेगी, वो रिकवर करेगी। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और बाकी 2 दिन से कोई ज्यादा के लिए लेता है, सिर्फ 5 दिन के लिए लेता है तो 2 दिन का फिक्स चार्ज और 3 दिन का एडिशनल चार्ज लेगी फॉर ईच डे। लतिका paid 22 for a book kept for 6 days while Anand paid ₹15 for the book kept for 4 days। तो लतिका ने 6 दिन बुक रखी, उसको 22 रुपीज देने पड़े। आनंद ने 4 डेज 4 दिन के लिए बुक रखी, उसको 16 डेज देने पड़े। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्जेस बताओ और ईच एक्स्ट्रा डे के लिए कितने चार्जेस हैं वो बताओ। तो लेट फिक्स चार्ज बी x एंड एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्जेस पर डे के हिसाब से जो है वो है मान लो y। तो लतिका ने 6 डेज के लिए बुक रखी, 6 डेज के लिए बुक रखी। पहले 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, बाकी बचे 4 दिन। 4 दिन के लिए उसको एडिशनल चार्ज देना पड़ा होगा। ठीक है, एडिशनल चार्ज देना पड़ा होगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिक्स चार्ज देगी वो x प्लस बाकी 6 डेज में से 2 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, बाकी 4 डेज का, एक दिन का y है तो 4 दिन का 4y हो गया इज इक्वल टू 22। आनंद ने वो बुक रखी है 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जिसमें से 2 दिन का फिक्स हो गया, बाकी बचे 2 दिन का एडिशनल चार्ज हो गया।
तो 2 दिन के लिए x लगे उसके और बाकी के 2 दिन के लिए 2y लगे, तो 16 रुपीज उसको देने पड़ गए। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्ट 2 from 1, प्लस माइनस x माइनस x कैंसिल, 4y माइनस 2y, ये बन गया 2y, यहाँ पे आ गया y 6, 22 में से 16 माइनस करो तो y विल बी 3। 6 से 2 को 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो y आ गया आपका 3। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, x प्लस 4 3 इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 22, 4 3 12 माइनस कर दो तो x विल बी 10। तो फिक्स चार्ज कितने हैं 10 और एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से है 3। तो ये है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं 9th। Two women and 5 men can together finish a piece of embroidery in 4 days। 2 वुमेन एंड 5 आदमी एक एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, उसको वो 4 दिनों में खत्म कर देते हैं। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जबकि 3 women and 6 men उसको 3 दिन में खत्म करते हैं। क्योंकि ज्यादा है, अभी 2 वुमेन से 3 हो गए और मैन भी 5 से 6 हो गए, तो जल्दी खत्म कर देंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the embroidery and that taken by 1 man alone। आपको पता लगाना है कि एक वुमन यानी एक औरत उस काम को कितने दिन में अकेली कर सकती है और एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो हम उसी को एज्यूम कर लेंगे कि लेट 1 woman can do the work, embroidery work, in say x days and let 1 man can do this work in y days। तो x डेज में वो कर लेती है काम और y डेज में आदमी काम करता है। पहले हम 2 वुमेन और 5 मेन का ये निकालेंगे इक्वेशन। तो एक वुमन अगर एक काम को x डेज में कर लेती है, मान लो कि एक काम मैंने 10 दिन में किया, ठीक है, एक काम मैंने 10 दिन में किया, तो एक दिन में मैं कितना काम करूंगी उसका 1/10, हर दिन 1/10 करती जाऊंगी। तो ऐसे करके 10 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो जितने दिन में कोई काम खत्म करता है उतना एक दिन का उसका काम करना हो तो उसका आप रेसिप्रोकल ले लो, तो उसका आप रेसिप्रोकल ले लो। तो अगर एक औरत एक काम को x डेज में खत्म करती है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/x। इसी के बेसिस पे हम 2 वुमन का काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय 1 वुमन इन 1 डे होगा 1/x। तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय 2 वुमन, क्योंकि हमें पहली इक्वेशन बनानी है 2 वुमन एंड 5 मेन की। 2 वुमन एक दिन में कितना करेंगे 2/x, 2/x। अब है एक मैन उसको कर पाता है y दिन में, तो उसका एक आदमी का एक दिन का काम होगा 1/y। तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज 1/y। तो 5 आदमी कर रहे हैं अभी इस काम को, तो 5 आदमी उसको कर पाएंगे 5/y में। तो 5 आदमियों का एक दिन का काम है 5/y और 2 वुमन का एक दिन का काम है 2/x। उन्होंने फिनिश अ पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन 4 डेज, 4 दिन में खत्म कर लिया। ये उनका एक एक दिन का काम है, यानी कि 2/x प्लस 5/y उनका एक दिन का काम है। तो 4 दिन में उन्होंने काम खत्म कर लिया, यानी काम खत्म हो गया, यानी कि 1 काम खत्म हो गया 1। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी आपकी 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1।
सिमिलरली यहाँ पे हमें करना है 3 वुमेन एंड 6 men, 3 वुमेन एंड 6 men। इसी तरीके से 3 वुमेन, तो एक दिन का एक का औरत का काम है 1/x, तो 3 वुमेन का कितना होगा 3/x, एंड 6 men तो 6/y, और उन्होंने कितने दिन में काम किया है, फिनिश इट इन 3 days, तो यहाँ पे 3 दिन, क्योंकि ये एक दिन का काम था दोनों का, 3 दिन का काम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 1, काम खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1/x को ले लेते हैं u और 1/y को ले लेते हैं v, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बन जाएगी 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। u के कोफिशिएंट सेम नहीं है, y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोई भी सेम नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम बनाते इक्वेशन नंबर 3, इसको बनाते इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, और अगर मैं इक्वेशन 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 9 जा 72u, 9 8 जा 72u, तो दोनों दोनों सेम हो जाएंगे और हमारा u की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे थर्ड इक्वेशन को 9 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो, 72u प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 72u, और 9 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180, 180v, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। फोर्थ इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो सारी को, 72u प्लस 144v इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसल, यहाँ पे रह गया 36v और यहाँ पे रह गया 1, तो दैट मीन्स v इज इक्वल टू 1/36, और यहाँ पे u की वैल्यू निकाल लो, 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1, तो 8u प्लस 20v, v की वैल्यू मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 2 में इसको वैल्यू को डालती हूँ, ताकि क्योंकि 20 से 1/36 थोड़ा डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को डाल रही हूँ, v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में 9u प्लस 18v, v की जगह पे 1/36 इज इक्वल टू 1, ये कट गया यहाँ पे, तो 9u इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो u विल बी, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और ये 9 इधर जाके नीचे चला जाएगा 1/18। v है 1/36, v किसकी वैल्यू है 1/y की, तो 1/y इज 1/36, और u है 1/18, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 1/18। रेसिप्रोकल ले लो दोनों का, तो x आ जाएगा 18 एंड y आ जाएगा 36। ये बस इसलिए इतना टाइप किया ताकि आपका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आपको मुश्किल नहीं आए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका 10th क्वेश्चन नंबर 10। There are two examination room A and B. If 10 candidates are sent from A to B, दो रूम्स में एग्जाम चल रहा है जिसका नाम है ए रूम एंड बी रूम। अगर 10 candidates are sent from A to B, the number of students in each room is same. A में ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन अगर A से B में 10 कैंडिडेट्स भेजे जाएं तो दोनों कमरों में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम हो जाएगा। If 20 candidates are sent from B to A, the number of students in A is double the number of students in B. लेकिन अगर B से A में और स्टूडेंट भेज दिए जाएं, 20 स्टूडेंट्स भेज दिए जाएं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। तो A के जो स्टूडेंट्स होंगे वो B के स्टूडेंट्स का डबल हो जाएगा नंबर। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। आपको हर एक रूम के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता लगाना है, तो उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए रूम हैज x स्टूडेंट्स, ए रूम हैज x students and
बी रूम हैज वाई स्टूडेंट्स। तो दोनों में ए में x है और बी में y है। इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि x में से 10 माइनस कर दो और y में 10 ऐड कर दो, क्योंकि a से b में जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, दोनों में स्टूडेंट्स सेम हो जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के सेम हो जाएंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा x माइनस वाई, -10 इधर जाके +10 यानी 20। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी में है y स्टूडेंट्स, तो बी में से 20 स्टूडेंट्स ए रूम में भेजे जाएं, यानी कि बी में रह जाएंगे y -20 और ए में रह जाएंगे x +20, क्योंकि बी से ए में आ गए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो जो ए रूम के स्टूडेंट्स हैं वो इसका डबल हो जाएंगे, यानी कि इसका 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बी के स्टूडेंट्स का डबल हो जाएंगे, यानी कि x +20 इज इक्वल टू 2y -40, x -2y इज इक्वल टू -60। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। x - y इज इक्वल टू 20, x -2y इज इक्वल टू -60। x प्लस प्लस है, तो एक को माइनस करने के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको लिखना भी है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट। -y + 2y ये हो जाएगा y, 20 + 60 80, तो y विल बी 80। तो बी रूम में पहले कितने स्टूडेंट्स हैं, 80। अब ए में कितने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो इस वैल्यू को। तो x - y इज इक्वल टू 20, तो x - 80 इज इक्वल टू 20, तो x विल बी 20 + 80 100। तो ए रूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 11। A railway half ticket costs half the full fare and reservation charge is same on half ticket as on full ticket। तो छोटे बच्चों की हाफ टिकट लगती है और एक एडल्ट पर्सन की, या आई डोंट नो द एज, एग्जैक्ट एज कितनी होती है, तो एक हाफ टिकट बच्चों की लगती है और बड़ों की फुल टिकट लगती है। तो अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, मतलब एक हाफ टिकट का जो किराया है ना वो फुल टिकट का हाफ है, और रिजर्वेशन चार्ज सेम है, लेकिन दोनों का मतलब रिजर्वेशन चार्ज जो है वो फुल टिकट का और हाफ टिकट का सेम है, लेकिन जो दूसरा किराया है वेरिएबल वाला किराया वो हाफ टिकट का फुल टिकट से आधा है। ऑन इज द सेम ऑन हाफ टिकट एज एन फिक्स चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज दोनों का सेम है, हाफ टिकट और फुल टिकट का, लेकिन फेयर जो है हाफ टिकट वालों का फुल टिकट वालों से आधा है। तो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट ₹216। एक फर्स्ट क्लास टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक की ₹216 की कॉस्ट करती है, एक एक टिकट, ओके, एक टिकट। and one full and one half reserve first class tickets cost 327। तो एक टिकट का किराया मुंबई से अहमदाबाद 216 लगता है, लेकिन एक फुल और एक हाफ दो टिकट्स का किराया लगता है 327 रुपीज। तो व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज। जो रिजर्वेशन चार्ज है सेम है दोनों का, मैं बार बार कह रही हूँ रिजर्वेशन चार्ज दोनों का सेम है, लेकिन फुल वाला जो किराया है वो हाफ टिकट वालों का आधा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट फेयर लेट फेयर ऑफ फुल टिकट इज x एंड लेट देन फेयर ऑफ हाफ टिकट क्या होगा, उसका आधा, फेयर का आधा यानी कि x/2। और रिजर्वेशन चार्ज को हम मान लेते हैं लेट y, रिजर्वेशन चार्ज को हम मान लेते हैं y। अब जो फुल है उसका किराया कितना होगा, x + y, ठीक है, और एक हाफ टिकट का किराया कितना होगा, x/2 + y, ठीक है। रिजर्वेशन चार्ज क्योंकि दोनों का सेम है, फुल वालों का x + y और हाफ वालों का x/2 + y।
अब एक सिंगल टिकट, वन रिजर्व टिकट का किराया है 216, यानी कि फुल टिकट का किराया है 216, और एक फुल और एक हाफ, एक फुल एंड एक हाफ, दो का किराया, यानी कि x प्लस वाई फुल का और एक हाफ, x प्लस टू, एक्स बाई टू प्लस वाई इज 327। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। x प्लस टू वाई, तो x, इस सारी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का बन गया 2x, y का बन गया 2y, x बाई 2 का बन गया x, y का बन गया 2y, 327 का बन गया 654। तो ये क्या बन गया इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 654। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब x के कोफिशिएंट सेम नहीं है दोनों इक्वेशंस में, x का 1 है, इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 4 है, तो दोनों ही सेम नहीं है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि उसका सेम हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3x प्लस 3y, 216 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 648। अब इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज लिख दो, 3x प्लस 4y। यहाँ से मैं जो टिक के उनको रिमूव करती हूँ ताकि थोड़ा साफ दिखे। यहाँ था x, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 654। अब 3x दोनों सेम है, एक को माइनस होना पड़ेगा तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसल आउट। तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस 6, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y विल बी 6, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी। आगे है y की इस वैल्यू को पुट कर लेंगे 1 में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 216, x प्लस 6 इज इक्वल टू 216, x विल बी 210। तो यानी कि हमारा वेरिएबल किराया है फुल टिकट का 210 और रिजर्वेशन चार्ज है 6 रुपीज। तो हमें पूछे क्या है कि व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर। तो फर्स्ट क्लास एक फुल टिकट का किराया कितना होगा, फुल फेयर इज 210, रिजर्वेशन चार्ज है 6 और 210 प्लस 6, तो फुल फेयर किराया कितना होगा 216, ये हमारा किराया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 12th। A shopkeeper sells a sari at 8% profit and a sweater at 10% discount। एक शॉपकीपर है, वो एक साड़ी बेचता है 8% के प्रॉफिट पे और स्वेटर बेचता है 10% के डिस्काउंट पे, thereby getting a sum of 1008। तो उसको इतने पैसे मिलते हैं। If she had sold the sari at 10% profit and sweater at 8% discount, यानी कि वो उल्टा कर देता, अगर साड़ी को 10% के प्रॉफिट पे बेचता और स्वेटर को 8% के डिस्काउंट पे बेचता, तो शी वुड हैव गॉट 1028, तो उसको 1028 रुपीज मिलते, ज्यादा मिलते। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी एंड द लिस्ट प्राइस, यानी कि प्राइस बिफोर डिस्काउंट ऑफ द स्वेटर। तो कॉस्ट प्राइस आपको साड़ी का बताना है और स्वेटर का बताना है, उसी को हम एज्यूम कर लेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज x मान लो, और लिस्ट प्राइस यानी कि जो उसके स्वेटर के ऊपर लिखा होगा वो है आपका y, ठीक है। अब साड़ी को वो बेचता है 8% के प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 8%, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस 8%। साड़ी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी विल बी, कॉस्ट उसकी x है और 8%, 8% यानी 8/100 ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का,
तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8x अपॉन 100। आप एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 100x प्लस 8x, ये आ जाएगा 108x अपॉन 100। एसपी ऑफ स्वेटर, स्वेटर को वो डिस्काउंट पे बेच रहा है, डिस्काउंट पे बेच रहा है तो y माइनस कितना डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 10% ऑफ y। तो यहाँ पे आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, 100y माइनस 10y, तो 90y अपॉन 100। तो उसको कितने पैसे मिलते हैं ऐसा करने से, 100x अपॉन 108x अपॉन 100 प्लस 90y अपॉन 100, दोनों का सेलिंग प्राइस मिला दो तो उसको 1008 मिलते हैं। इसी तरीके से अगर वो साड़ी को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि x प्लस 10% ऑफ x, तो ये होता है 110x अपॉन 100, और स्वेटर को 8% के डिस्काउंट पे बेचता है, यानी कि y माइनस 8% ऑफ y, तो ये हो जाता है 92y अपॉन 100, तो उसको 1028 मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों काफी बड़े बड़े फ्रैक्शन है, हम पूरी की पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और सेकेंड इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 108 प्लस 90y प्लस 100800। ये काफी बड़ी इक्वेशन आ गई है, मैं इसको 18 से डिवाइड कर रही हूँ, इसका रीजन आपको पता चलेगा, नहीं तो अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको निकालना। तो डिवाइड कर लो पूरी इक्वेशन को 18 से, इस इक्वेशन को 3 को, ताकि हम इसको छोटा बना सकें। तो 108 को 18 से डिवाइड करो तो 6x आता है प्लस 5y प्लस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 100800 को जब हम 18 से डिवाइड करते हैं तो 5600 आता है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब मैं ये सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये आ गया आपका 110x प्लस 92y प्लस 102800, ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। काफी इक्वेशंस बन गए हैं। अब 6x 110x, मैं इक्वेशन नंबर 4 को 110 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि, और क्योंकि 6x को हमें 110 से मल्टीप्लाई करना है और फिफ्थ इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम 660x लेके आ पाए, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 4 को बाय 110 एंड 5 को मैं कर रही हूँ 6 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 660x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 550y और यहाँ पे आ जाएगा आपका 616000। कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी किया था क्योंकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, तो टफ नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन है। 110x इक्वेशन नंबर 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 660x प्लस यहाँ पे था 552y इज इक्वल टू 616800, ये हो गया। अब प्लस है, माइनस कर दो माइनस कर दो माइनस कर दो ताकि हमारा 660x कट जाए, यहाँ पे रह गया -2y, यहाँ पे आ गया -800, माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 400। y की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर से 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हो, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रही हूँ, तो 110x प्लस पुट इन इक्वेशन नंबर 5, 110x प्लस 92y की जगह पे 400, 102800, तो यहाँ पे 110x प्लस यहाँ पे आ गया आपका 36,800 इज इक्वल टू 102800, तो 110x इज इक्वल टू 66,000, तो x विल बी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 600, तो x की वैल्यू आ जाएगी 600, यानी कि कॉस्ट ऑफ साड़ी कितना है
600 एंड कॉस्ट ऑफ स्वेटर, लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर कितना है 400। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for each correct answer and while half mark is deducted for every wrong answer। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था। एक करेक्ट आंसर के 1 मार्क मिलते हैं और रॉन्ग आंसर की नेगेटिव मार्किंग होती है, हाफ मार्क कट जाता है, आधा मार्क कट जाता है। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। उसने टोटल अटेम्प्ट किया 120 क्वेश्चंस किए और उसको 90 मार्क्स मिले। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली? तो कितने उसके आंसर करेक्ट थे? तो x हम मान लेते हैं करेक्ट आंसर। लेट करेक्ट आंसर्स बी x एंड रॉन्ग आंसर्स बी y। अभी हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो एक करेक्ट आंसर का 1 मार्क मिलता है, तो x करेक्ट आंसर के x मार्क्स मिलेंगे। एक रॉन्ग आंसर का हाफ मार्क कट होता है, तो y रॉन्ग आंसर्स के -1/2 इंटू वाई, यानी कि y/2 मार्क्स कट्टे होंगे। तो उसको टोटल कितने मिले? 90 मार्क्स मिले। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 2x - y इज इक्वल टू 120। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसने टोटल कितने क्वेश्चंस किए? 120, यानी कि करेक्ट और रॉन्ग मिला के उसने किए हैं 120 अटेम्प्ट। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करेंगे, प्लस y माइनस y कट गया, तो 3x इज इक्वल टू 300। तो x विल बी 100। बस इतना ही पूछा था, y पूछा ही नहीं है कि करेक्ट आंसर्स उसने कितने दिए। तो शी आंसर्ड 100 क्वेश्चंस करेक्टली। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।